In today's class, we're gonna do some more P1 questions of states of matter. The first question is, which statement is not correct? अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. समटाइम्स वो ये बोलता है कि करेक्ट कौन सी है, और वो समटाइम्स वो ये कहता है कि करेक्ट नहीं कौन सी है. सो काइंडली रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. लेट्स मूव टूवर्ड्स ऑप्शंस. एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड. जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, सो वी ऑल नो कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग. पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज आते हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं. दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. पार्टिकल्स मूव फास्टर इन द गैशियस स्टेट दैन इन द लिक्विड स्टेट. बिल्कुल ठीक है. वाई? बिकॉज गैशियस में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. आई एम राइटिंग इट एज IMF. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस में बहुत वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो फार होते हैं एक दूसरे से, और वो मूव भी बहुत फास्ट कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड. लिक्विड में जस्ट ईच अदर से जस्ट पास करते हैं बहुत स्लाइटली, और होते हैं क्लोज हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, गैस में बहुत ज़्यादा होती है. C. The carbon atoms in gaseous methane are further apart than those in solid diamond. Okay. So ये कह रहे हैं कि जो कार्बन एटम्स हैं गैसियस मीथेन में. अच्छा, now what is methane? Methane is CH4, C bonded with 4 hydrogens. ये मीथेन है, 4 बॉन्डेड होते हैं और हाइड्रोजन विद दिस 1 कार्बन. सो दिस इज़ मीथेन. वो ये कह रहे हैं कि ये मीथेन है, ये गैशियस फॉर्म में. तो इसमें जो ये कार्बन है एटम, ये ज़्यादा फार अपार्ट हैं एक दूसरे से एज़ कम्पेयर टू दोज कार्बन जो कि डायमंड में होते हैं. अच्छा, डायमंड इज़ अ सॉलिड नाउ. ठीक है, उसने बता भी दिया, ये यहाँ पे लिख दिया कि ये सॉलिड है, और ये इन्होंने बता दिया गैशियस है. तो ऑब्वियसली सॉलिड में जो है वो ज़्यादा टाइटली पैक टुगेदर होते हैं, और डायमंड में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. तो डायमंड में जाहिर सी बात है बहुत क्लोज होते हैं, टाइटली पैक होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट इन गैशियस में तो फार अपार्ट होते हैं, जैसा कि वी नो. सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. इसको एक और तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं कि ये तो बेसिकली मीथेन, कार्बन और डायमंड, दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं. तो अगर मैं इसको वो कर दूँ, लेट्स से इसको मैं हाइड कर दूँ. नाउ इफ़ यू विल रीड तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. द एटम्स इन गैशियस आर फर्दर अपार्ट दैन दोज इन सॉलिड. दिस इज़ करेक्ट. गैस में दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ D. देयर इज़ अ लार्ज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड मेटल व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड टू इट. प्रेशर अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप फोर्स लगा रहे हैं, एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो दैट मीन्स दिस इज़ कंप्रेशन. तो क्या सॉलिड में कंप्रेशन होती है? नहीं होती. तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. वो ये कह रहे हैं कि सॉलिड मेटल पे आपने जब प्रेशर लगाया तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आया वॉल्यूम में. देयर इज़ अ लार्ज डिक्रीज़. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप किसी सॉलिड चीज़ को लें, आप उस पर फोर्स लगाएं तो वो इवेंचुअली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपनी शेप से छोटा हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है. दिस इज़ रॉन्ग. वो ब्रेक हो जाएगा. कंप्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल सॉलिड्स में और लिक्विड्स में. सॉलिड्स कैन नॉट बी compressed. A gas cylinder is placed in each of the 4 corners of a square room. Each cylinder contains a different gas stored under the same pressure. The gases are released at exactly the same time. Let me first draw the room ताकि आप लोग को विजुलाइज करने में ईजी हो. वो ये कह रहे हैं कि एक रूम है जो कि स्क्वायर रूम है, राइट. उस स्क्वायर रूम में 4 कॉर्नर्स हैं. ऑब्वियसली स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, और हर कॉर्नर पे इन्होंने गैस का एक सिलेंडर रख दिया, और उन जो
वो है बेसिकली सिलेंडर है, उसमें हर सिलेंडर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है। लेट से इसमें कुछ पर्पल टाइप की है, इसमें कुछ इस कलर की है, इसमें कुछ इस टाइप की है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट कलर हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं विच गैस विल रीच द सेंटर ऑफ द रूम फर्स्ट। सेंटर ऑफ द रूम कौन सी गैस फर्स्ट पहुंचेगी? तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं विच गैस विल डिफ्यूज़ क्विकली, कौन सी गैस ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगी। ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगी वही तो सेंटर ऑफ द रूम पहुंच पाएगी सबसे पहले, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेसिकली जो हाइट होती है वो बराबर होती है इसकी विड्थ के। तो ये h और w, तो h इक्वल टू w, और ये ईच सिलेंडर जो है वो कॉर्नर में रखे हुए हैं, तो ये सारे इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें किसी को फेवर नहीं दी जा रही किसी सिलेंडर को कि उसको हमने सेंटर से करीब रख दिया, लेट से इधर कहीं रख दिया, तो जब उसको ओपन करेंगे हम लोग तो डायरेक्टली वो सेंटर में चले जाएंगे, नहीं, सब इक्वल डिस्टेंस पे और सबको एग्जैक्टली सेम टाइम पे हमने ओपन किया। तो पूछ रहे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जल्दी उधर चली जाएगी। ये वो वाली गैस होगी जिसका AR/MR इज़ लोवेस्ट, जिसका सबसे कम होगा AR या MR, वो जो है वो जल्दी पहुंच जाएगी। हमने यही चीज़ पढ़ी थी, क्योंकि बेसिकली हमने यही बात की थी कि जो AR होता है या MR होता है बेसिकली ये वेट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वेट, हम लोग वेट कहते हैं किसी भी गैस का। तो लेट्स सी इफ किसका सबसे कम है, जिसका सबसे कम है वो जल्दी डिफ्यूज़ होगी। अमोनिया का AR/M, अच्छा AR/MR इसको भी क्लियर कर लेते हैं, व्हाट आई मीन। AR क्या होता है, MR क्या होता है। AR हम लोग कहते हैं एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम लोग कहते हैं AR, और MR हम लोग कहते हैं कंपाउंड के। अच्छा, कंपाउंड और एलिमेंट क्या होता है ये तो नेक्स्ट चैप्टर है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इट्स इजी, बस बेसिकली है क्या कि एलिमेंट इज़ समथिंग जो कि एक अकेला है, ठीक है। जैसे आर्गन है, आर्गन इज सिंपली जस्ट वन थिंग इस आर्गन, ये आर्गन का बेसिकली लिखने का स्टाइल होता है AR, दिस इज़ वन थिंग। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है वन, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखें एक कार्बन है, कार्बन इज़ एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली जो है कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बना लेते हैं बेसिकली। तो एक एलिमेंट का हम लोग AR कहते हैं, जैसे ये एक कार्बन है, तो अगर एक कार्बन है तो उसका AR होगा सिंपली एटॉमिक रिलेटिव मास, जैसे इसको ऐसे करें कि इसका मास है वो कार्बन का, और एक ऑक्सीजन है तो उसका भी AR होगा बेसिकली। लेकिन जहाँ पे ये C और O मिल गए तो अब कार्बन का मैं लूँगा जो भी है लेट से 12 है, और ऑक्सीजन का जो भी है लेट से 16 है। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा 28, सो दिस विल बी माई MR, क्योंकि अब ये सिर्फ एक का नहीं है, अब ये इन दोनों का है, कार्बन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो अब मैंने इन दोनों के ऐड कर दिए, तो ऐड करने पर जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा दैट इज़ माई कंपाउंड्स मास, और उस कंपाउंड के मास को हम लोग कहते हैं MR। तो यहाँ पे कितने कंपाउंड हैं, N देखें, N इज़ एन एलिमेंट, H इज़ एन एलिमेंट। यहाँ पे एक N है और 3, यहाँ पे देखें नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। दिस इज़, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गए ना, तो ये कंपाउंड है।
इसी तरीके से आर्गन तो सिंपल एक एलिमेंट है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, दिस इज़ एन कंपाउंड, दिस इज़ ए कंपाउंड। यहाँ पे देखें अब क्लोरीन है, क्लोरीन एक नहीं है दो हैं, तो जब ये भी दो हो गए तो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो कंपाउंड। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, दैट्स ये कंपाउंड नहीं है बेसिकली, दिस इज़ नॉट कंपाउंड, दिस इज़ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के लिए भी हम लोग MR ही कहते हैं, क्योंकि एक टाइप के दो हैं ना, इसका मतलब ये एक क्लोरीन और दो क्लोरीन, सॉरी एक क्लोरीन बॉन्ड हुआ है दूसरे क्लोरीन के साथ, इस टाइप का कुछ होगा ये। तो दिस इज़ कॉल्ड ए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल होता है। और ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए हम लोग MR का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अमोनिया इज़ व्हाट, MR, सॉरी कंपाउंड, और इसका MR निकलेगा। अमोनिया का MR क्या है, अमोनिया का लेट्स से फार्मूला क्या है, इसके लिए मैं पीरियोडिक टेबल पे आप लोगों को लेके आ जाता हूँ। अमोनिया NH3। अच्छा नाउ व्हाट इज़ दिस, ये है पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस पर एक पूरा चैप्टर है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हुए हैं, दीज आर ग्रुप नंबर्स कहते हैं इसे। और 1 2 3 4 5 6 7 इसे हम लोग वो कहते हैं पीरियड नंबर्स कहते हैं। तो जो वर्टिकल होते हैं कॉलम टाइप, इसे हम लोग ग्रुप नंबर्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इसे हम पीरियड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। हमें तो NH3 का MR चाहिए, राइट। NH3 का MR क्या है, तो NH3 में क्या किया है, एक N है, 1 N है और 3 हाइड्रोजन है। मतलब जो हाइड्रोजन है उसका बेसिकली आप 3 दफ़ा ऐड करेंगे उसका मास, और जो वो है नाइट्रोजन उसका एक दफ़ा करेंगे। लेकिन हाउ डू वी रीड, इसका तरीका क्या होता है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। ये लिथियम, लेट्स से इधर फोकस करें, ये एक लिथियम है, ठीक है, लिथियम। इसके ऊपर एक तो ये इसका सिंबल बना हुआ है, इसके लिखने का स्टाइल है शॉर्ट इस एलिमेंट का, और एक नीचे इसका फुल नेम लिखा हुआ है। हर एलिमेंट का इसी तरीके से फॉर्मेट है, नीचे फुल नेम है, ऊपर शॉर्ट है, और इसके ऊपर जो है वो इसका प्रोटॉन नंबर होता है, बेसिकली प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर कह लें, से इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है, ये यही बेसिकली इलेक्ट्रॉन भी होता है, यही प्रोटॉन भी होता है, जिसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। और नीचे इसका लिखा हुआ होता है एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे हम लोग AR कहते हैं। ये इन्होंने बताया अभी यहाँ पे। एटॉमिक सिंबल होता है पहले, ये शॉर्ट फॉर्म, फिर उसका नेम होता है नीचे, ऊपर एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम लोग प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर भी कहते हैं, और उसके नीचे रिलेटिव एटॉमिक मास होता है जिसे हम लोग AR कहते हैं। क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई देखें सिंगल, हर एक सिंगल है। लिथियम अलग है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब देखें सिंगल लिखे हो ना, राइट। तो दीज आर एलिमेंट्स, कोई कंबाइन हो के नहीं लिखा हुआ, तो इन सब के एलिमेंट्स के लिखे हैं। अब वेयर इज़ नाइट्रोजन, लुक ओवर हेयर, नाइट्रोजन इज़ ओवर हेयर। तो नाइट्रोजन का AR क्या है, इट इज़ 14, तो हम लोग 14 लिखेंगे। प्लस कितने हाइड्रोजन है, 3, वेयर इज़ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 1 ऐड करेंगे, लेकिन 3 टाइम्स, दिस इज़ 17। आप इस तरीके से भी 1 ऐड कर सकते हैं 3 टाइम, या तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज़ एग्जैक्टली सेम। ये 3 दफ़ा लिखने से बेहतर है कि आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगेन 17 ही आएगा। तो इंडिविजुअली एलिमेंट्स का AR होता है, और जब ये मैंने कंबाइन लिख लिया अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो दिस इज़ MR, राइट। हमने MR निकाल लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, अमोनिया का, दैट इज़ 17, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। दूसरी चीज़ है आर्गन, आर्गन ये रहा, ठीक है। आर्गन इज़ एन एलिमेंट, इसका तो हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल एक ही है, इसका 40 है, तो मैं 40 लिख लेता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, एक कार्बन है और एक ऑक्साइड है। लेट मी रिमूव दिस, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। MR क्या है इसका, एक कार्बन है, एक C है,
और एक O है, तो वेयर इज C? लेट्स हंट इट। ये रहा C, ये रहा। इसका AR कितना है? 12 है, राइट? ये रहा। तो एक दफ़ा 12 है प्लस O का है CO, ये रहा। इसका क्या है? AR 16, ये लिखा हुआ है। एक दफ़ा मैंने 16 लिख दिया, ये टोटल कितना हो गया? 28 हो गया। तो इसका MR कितना हो गया? क्योंकि ये कंपाउंड है अब, तो MR इज़ 28। बचा क्या है? मॉलिक्यूल आ गया। मॉलिक्यूल एक नहीं, दो है। अच्छा, जब दो दफ़ा एक ही एलिमेंट आ जाए ना, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं बेसिकली। तो Cl2, वेयर इज Cl? हेयर इट इज Cl, ये रहा। इसका कितना है? AR नीचे वाला होता है, ओके। अब देखें, इसमें दो है ना, मतलब ये कि ये बोल रहा है कि ये जो Cl है ये एक नहीं है, ये दो हैं, मतलब दो Cl हैं। तो हमें दो दफ़ा ऐड करना पड़ेगा उसको। ये 2Cl है, तो 35.5 प्लस 35.5 कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को 71 मिलेगा इसका आंसर। सो दिस इज़ इट्स MR। रिमेंबर नीचे वाली अच्छा, इसको ये मॉलिक्यूल है ना, दो चीज़ें, तो दैट्स आई एम कॉलिंग इट MR। सिंगल Cl का ये 35.5, ये AR है। तो एलिमेंट्स का AR होता है और कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स का MR होता है, क्योंकि द वर्ड सजेस्ट कि कंपाउंड्स में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल में तो होते ही मॉलिक्यूल्स हैं। दैट्स वाई हम लोग कंपाउंड्स को जो है वो MR कहते हैं और मॉलिक्यूल्स को भी मॉलिक्यूल MR कहते हैं, क्योंकि बेसिकली MR का मतलब होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल्स का मास, और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल में और कंपाउंड्स में होते हैं। और रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम्स का मास, और एटम्स एलिमेंट्स में होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अच्छा, द नेक्स्ट, अच्छा Cl था, Cl2 71। अच्छा, इसमें से अब सबसे शॉर्ट किसका है, मतलब सबसे लोएस्ट किसका है? अमोनिया का। दैट मीन्स जिस सिलेंडर में अमोनिया होगा वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएगा और वो जल्दी से सेंटर में पहुंच जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर वो पूछते कि सबसे ज़्यादा देर से कौन पहुंचता, तो वो कौन सा होता है जिसका सबसे ज़्यादा है? दैट इज़ क्लोरीन, राइट। Two containers, one of methane and one of butane, are placed at the same distance from a naked flame. एक फ्लेम है, लेट्स से मैं यहाँ पे बनाऊँ, ओके। नेकेड फ्लेम है मतलब उसको कोई चीज़ कवर नहीं की हुई। तो ये एक फ्लेम है जिसके बराबर में दो साइड पे, राइट पे एक कंटेनर है, 2 कंटेनर्स है, राइट। अच्छा, राइट पे एक कंटेनर है और इसके लेफ़्ट पे एक कंटेनर है, लेफ़्ट पे एक कंटेनर है और राइट पे एक कंटेनर है, और दोनों वो कह रहे हैं एक ही डिस्टेंस है, एक ही डिस्टेंस दूर है। लेट्स से ये एक ही डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। एक कंटेनर में मीथेन है, अभी हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ मीथेन, CH4, और एक में ब्यूटेन है। चलो, ये दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, ये ब्यूटेन का फार्मूला होता है। बोथ गैसेस आर रिलीज एट द सेम टाइम। The methane gas reaches the flame and catches fire before the butane gas reaches the flame. वो ये कह रहे हैं कि मीथेन निकल के फ्लेम पे पहुंच भी गई, फ्लेम में बर्न भी हो गई, इवन ये कि हाँ बर्न भी हो गई बिफोर दिस ब्यूटेन अराइव, ठीक है। ब्यूटेन के आने से पहले ही मीथेन यहाँ से चली भी गई और यहाँ पे बर्न भी हो गई, और ये जो है अभी आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं ब्यूटेन। वाई? बिकॉज ब्यूटेन इज़ हैवियर, ठीक है। तो ब्यूटेन हैवियर है, इस वजह से वो देर से पहुँचेगा। यही स्टेटमेंट जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करती है, सिनेरियो को। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस? लेट मी कैलकुलेट इन, अच्छा दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी कंपाउंड्स हैं, तो मैं इन दोनों का ही MR होगा ना।
यहाँ पे एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स एक कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पे 4 है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये कितना हो जाएगा, 12 + 4 इट्स 16। और यहाँ पे 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन का 12 होता है और यहाँ पे 4 है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। या तो फिर आप कार्बन को ये जो 12 है ये एक का होता है ना, और यहाँ पे 4 हैं तो आप 4 दफ़ा ऐड करें, तो इट्स द सेम थिंग, ट्राई टू मल्टीप्लाई। जितने भी बस बेसिकली एक का जितना है उतना लिखें, और यहाँ पे जितने भी लिखा है ना उसको इधर उससे मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। इसी तरीके से मैं ऐड करूँगा, इसमें हाइड्रोजन का 1 होता है AR, लेकिन यहाँ पे 10 है, 10 लिखा हुआ है ना, तो बस मैं इस 10 को लें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, लेट मी कैलकुलेट इट। It's coming out to be 58. Now you can see कि देखें MR of methane is much, methane MR of methane is lesser than MR of ब्यूटेन, जिसकी वजह से मीथेन जो है वो क्विकली डिफ्यूज़ हो गई होगी और वो फ्लेम के पास जल्दी पहुंच गई और उसने फायर कैच कर ली, बर्न हो गई। ईच मीथेन मॉलिक्यूल हैज़ हायर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन देन ईच ब्यूटेन मॉलिक्यूल। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो ये ब्यूटेन है, ये जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ब्यूटेन का, लेट्स से ये है, इसमें ओके लेट मी पुट इट दिस वे कि एक मॉलिक्यूल मीथेन, मतलब ये एक CH4 में ज़्यादा प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन की, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। एज़ कम्पेयर टू ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन, वो ये कह रहे हैं ये इस मीथेन में ज़्यादा हाइड्रोजन है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन। क्या दिस इज़ ट्रू? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, तो वैसे ही गलत है। मीथेन डज नॉट हैव आइसोमर्स, ब्यूटेन डज हैव आइसोमर्स। आइसोमर्स ये एक्सप्लेन नहीं करती कि कितना जल्दी कोई भी गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो रही है। आइसोमर इज़ समथिंग डिफरेंट, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट दिस डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विथ द रेट जिससे वो जो है वो फास्ट मूव कर रहे हैं, स्लो मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसने यही कहा है ना, मीथेन गैस रीचेस द फ्लेम, मतलब मीथेन गैस फ्लेम पे पहुंच गई और कैचेस द फायर, बर्न भी हो गई इवन बिफोर ब्यूटेन जो है वो फ्लेम को भी नहीं, ब्यूटेन फ्लेम तक भी नहीं पहुंची और ये फ्लेम पे पहुंच के बर्न भी हो गई, मतलब बर्न हो रही है, फायर कैच कर ली। मीथेन एज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन ब्यूटेन। बॉइलिंग पॉइंट का व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए होता है ना, तो ये दोनों ही गैस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ गैसेस, तो ये तो जब दोनों ही गैसेस हैं तो इनको यहाँ पे कोई स्टेट चेंज थोड़ी हो रही है, ये भी गलत है। मीथेन मॉलिक्यूल्स हैव अ स्मॉलर मास दैन ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स। यस, दिस इज़ करेक्ट कि जो मीथेन के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अब जाहिर सी बात है एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो उनका जो मास है वो कम है, जो उनका MR है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स। ब्यूटेन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मुताबिक से जब कंपेयर किया जाए तो उसका मास बहुत कम है मीथेन के मॉलिक्यूल्स का। 4. Which change in conditions increases the energy of particles in a reaction? मतलब वो कह रहे हैं कोई रिएक्शन हो रहा है, लेट से H है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, इन्होंने HCl बना दिया, ठीक है, रैंडम रिएक्शन हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी मैं चीज़ इसमें वो करूं जिससे हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी और क्लोरीन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है? सो दिस इज़ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड में जब जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हीट गेन होती है। जब हीट गेन होती है
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और वो फिर थोड़े फ्री मूव करते हैं। वाई? बिकॉज उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Presence of a catalyst. Now what is catalyst? Catalyst speeds up the reaction. कैटलिस्ट जो है कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना उसको तेज़ी से करवाता है, एनर्जी पार्टिकल्स की नहीं बढ़वाता, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बेसिकली। खैर वो अलग चीज़ है, वी विल लर्न, लेकिन वो पार्टिकल्स की एनर्जी को नहीं बढ़ाता। प्रेशर बढ़ाने से एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स नहीं बढ़ती, कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी नहीं बढ़ती। कंसंट्रेशन इज़ समथिंग कि मैंने एक जगह पे, लेट्स से मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर मेरे पास 5 जो है वो बॉल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसी बैग में 5 और डाल दी, 5 और डाल दी, 5 और डाल दी, मैंने इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, राइट। स्पेस उतनी है लेकिन मैं बॉल्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। बैग तो वही है एक, बस मैं बॉल्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो किसी भी एक जगह पे बहुत सारी चीज़ों का होना इज़ कॉल्ड कंसंट्रेटेड, या कंसंट्रेशन में बढ़ा रहा हूँ। तो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने से मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स डालने से एनर्जी पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, पार्टिकल्स की एनर्जी तो सेम रहेगी, एनर्जी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, पार्टिकल्स बहुत सारे हो जाएंगे। सो दिस डज़ नॉट इंक्रीज़ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो भी हैं इन रिएक्शन। इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन बढ़ाने से, जिस तरीके से उस बैग में बॉल्स बढ़ रही हैं, लेकिन वो बॉल जो है वो ऐसा तो नहीं होगा कि बॉल में एनर्जी आ गई और बॉल जो है वो अचानक से बैग से बाहर आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, ठीक है। 5. वाई डज अमोनिया गैस डिफ्यूज़ फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस? अमोनिया इज़ NH3 और इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का AR क्या है? 14 और इसका कितना है? 1 और कितना है ये 3, तो ये बेसिकली 17 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? हाइड्रोजन इज़ H और क्लोराइड बेसिकली होता है क्लोरीन, तो ये HCl, ये HCl एक ही चीज़ है। अच्छा, इसको डिफरेंस मत समझिएगा, इसमें एक H है और एक Cl है, राइट। एक H कितना होता है? 1, इसका AR, एक क्लोरीन का कितना होता है अभी हमने देखा 35.5, तो ये कितना हो गया 36.5। क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो अमोनिया का MR है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू HCl, तो इस वजह से वो डिफ्यूज़ होता है फास्टर। और डिफ्यूजन की यही एक वजह है, और मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि जो क्लोरीन का AR है वो देख सकते हैं 35.5 है और इसका 14 है नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हाट? नो, बॉइलिंग पॉइंट का क्या कनेक्शन है डिफ्यूजन से? डिफ्यूजन में कोई स्टेट चेंज थोड़ी हो रही है। डिफ्यूजन तो बेसिकली स्प्रेडिंग होता है, नेट मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली। अमोनिया एज अ बेस, हाइड्रोजन क्लोराइड एज एन एसिड, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है डिफ्यूजन से। The ammonia molecule contains more atoms than a hydrogen chloride molecule, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। The relative molecular mass मतलब MR of ammonia is smaller than the relative molecular mass than that of, लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब होता है वो कंपेयर कर रहा है जो चीज़ उसने पहले मेंशन कर दी है। तो the relative molecular mass of ammonia is smaller than that of HCl, and yes, this is true, this is true. The ammonia molecule contains more atoms than a hydrogen chloride molecule. So basically वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है NH3 उसमें बहुत ज़्यादा एटम्स हैं एज़ कम्पेयर टू HCl. दिस इज़ ट्रू, क्योंकि HCl में एटम्स कितने हैं? एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, जहाँ यहाँ पे एक N है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 4 है और यहाँ पे टोटल 2 है, तो ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ यू कैन सी, ज़्यादा होने के बावजूद भी इसका MR कम आया है। वॉट रियली मैटर्स इज़ डैट कि जो इंडिविजुअल हैं उनका AR कम हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लोरीन है, इसका इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आया,
यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत कम है तो यहाँ पे कम आया। व्हाट रियली मैटर्स इज MR, एटम्स का ज़्यादा कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6. Which process provides the best evidence for particle theory of matter? This is kinetic particle theory of matter. Kinetic particle theory of matter. अच्छा, इसमें क्या हमने दो बातें पढ़ी थी, दो बातें। एक ये कि रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का, और एक ये कि कंटिन्यूस होता है। एक रैंडम होता है, हमें पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, और कंटिन्यूस मतलब हमेशा मूवमेंट में ही रहते हैं, रुकते नहीं है कहीं। तो ये कौन सी चीज़ ये बात बताती है? डिहाइड्रेशन? नो, डिहाइड्रेशन नहीं। लॉस ऑफ वाटर, एक लॉस ऑफ वाटर से क्या होता है? हाइड्रेशन मतलब वाटर कहीं पे है, प्रेजेंट है, वाटर फॉर्म हो रहा है, हाइड्रेशन रिएक्शंस होता है। इसी तरीके से डिफ्यूजन, यस दिस टेल्स अस, क्योंकि डिफ्यूजन में स्प्रेडिंग होती है पार्टिकल्स की, और पार्टिकल्स की स्प्रेडिंग से ही हमने ये बात देखी कि अच्छा उस पार्टिकल को देखो वो तो राइट पे जा रहा है, उसको देखो वो लेफ़्ट पे जा रहा है, उसको देखो ऊपर जा रहा है, उसको देखो नीचे जा रहा है। ब्राउनियन मोशन में बेसिकली जो होता है, जो डस्ट होती है, बेसिकली डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अगर कभी नाइट में आपने देखा हो इन फ्रंट ऑफ कार्स हेडलाइट, तो वो मूव करते हुए देखेंगे डस्ट पार्टिकल्स, स्पेशली यस इन नाइट। तो बेसिकली वो मूव कर रहे होते हैं, ये बात हमें पता चली फ्रॉम द मूवमेंट। अब वो हमने एक और बात नोटिस की कि ये तो हमेशा मूवमेंट में, तो रुक ही नहीं रहा। सो यस, डिफ्यूजन ने हमें बात बताई। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में कोई भी लिक्विड होता है उसको हम पास करते हैं थ्रू फिल्टर पेपर, तो इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी होती है, जैसे सॉलिड टाइप का जो भी होता है, वो फिल्टर पेपर में स्टक हो जाता है, और वो वाटर थोड़ा क्लीन होके हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा। ये दो बातें नेसेसरी हैं, राइट? ये दो बातें पता चल रही हैं, इसमें नहीं, इसमें तो सिंपल फिल्ट्रेशन हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन में भी नहीं। न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली द प्रोसेस जहाँ पे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। वाटर इज़ न्यूट्रल, वाटर की pH होती है 7, तो इस वजह से इसको न्यूट्रल कहते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इस रिएक्शन से भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि पार्टिकल्स रैंडम होते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूस होते हैं। ओनली द थिंग इज डिफ्यूजन। काइंडली नोट करते रहें हर MCQ के साथ द थिंग्स जो भी आ रही हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि बेसिकली यही चीज़ें जो कि आगे भी यूज़ होंगी, और यही MCQs भी होते हैं। कॉन्सेप्ट्स बेसिकली सेम होते हैं, बस स्टाइल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। ओके 7. विच स्टेटमेंट अबाउट 4 गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ओजोन? ओके, इसको लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। अब ये जो H है ना, एक H एलिमेंट है, लेकिन यहाँ दो है ना, तो एक मॉलिक्यूल है, ये गैस बन गई। इसे कहते हैं हाइड्रोजन गैस, इसे कहते हैं ऑक्सीजन गैस, और ये ओजोन होती है। एंड दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, द फेमस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें एक कार्बन होता है और दो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वी विल लर्न दिस, लेकिन अभी फिर भी बता रहा हूँ। कार्बन, एक कार्बन आ गया, डाई का मतलब होता है 2, और ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन। तो इस वजह से यहाँ से फार्मूला आता है डाइऑक्साइड। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या पता वो ये पूछते कौन सी इनकरेक्ट है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 1 mole of each gas occupies the same volume at a given temperature and pressure। मतलब किसी भी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। दिस इज़ ट्रू। ये मोल्स के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि 1 मोल ऑफ गैस 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और ये हर गैस के साथ सेम है। ये भी
ये भी और ये भी, क्योंकि डजेंट मैटर कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ओजोन है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये है क्या। ये फ़र्क पड़ता है कि एक मोल में, एक मोल, बिकॉज मोल इज़ बेसिकली यूनिट जो कि केमिस्ट्री में यूज़ होता है, तो एक मोल के अंदर इन सारे गैसेस का जो वॉल्यूम है वो 24 होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो ए इज़ करेक्ट। ओजोन हैज़ द फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहे हैं ओजोन सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएगी। ओजोन में 3 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 48। और यहाँ पे तो 2 हैं, यहाँ पे 32 आएगा। और ये तो बेसिकली एक होता है एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 हैं तो 2 हो जाएगा। और इस कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 32 44। तो क्या ओजोन सबसे ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज़ होगी? नहीं, सबसे ज़्यादा फास्ट तो हाइड्रोजन होगी। दिस इज़ इनकरेक्ट। दे आर ऑल डेंसर देन एयर। एयर का बेसिकली होता है, मैंने बताया था MR, जो वेट होता है वो 29 होता है। तो क्या ये सारी डेंस हैं एयर से? ये डेंस है, इसका 32 वेट है, इसका 48 वेट है, इसका 44 वेट है। क्या ये भी? नहीं, इसका वेट तो कम है, तो ये तो लाइटर है एयर से। दे आर ऑल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो नहीं है कोई भी। हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक होता तो एलिमेंट है, लेकिन अब 2 आ गए, तो दिस इज़ मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी जो है वो बॉन्डेड है, 3 ऑक्सीजन है। और ये भी मॉलिक्यूल है, बेसिकली कंपाउंड है। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर 2-3 दफ़ा लिखी हुई है तो वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो उसे हम लोग फिर कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ H हाइड्रोजन है, तो इसमें एक ही चीज़ है लेकिन 2 दफ़ा लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। इस तरीके से ऑक्सीजन है, एक ही चीज़ है लेकिन 2 दफ़ा आई हुई है, तो ये भी मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 3 वो हैं बेसिकली, क्या चीज़ है? 2 अलग एलिमेंट्स है ना, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, तो ये 2 अलग अलग एटम्स है, तो दिस इज़ मॉलिक्यूल। सेम गोस ओजोन का भी यही है। ओजोन में एक ही टाइप का वो है एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन है, वो 3 दफ़ा आया हुआ है, तो इस वजह से दिस इज़ ऑल्सो मॉलिक्यूल नॉट कंपाउंड। कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स होते हैं, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स मिल के बनते हैं, और मॉलिक्यूल में एक ही होते हैं, वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा आए हुए होते हैं। एलिमेंट तो खैर इनमें से कोई भी नहीं है, तो 7 का D तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर किसी को नहीं भी पता था ए, बाकी चीज़ों से विद द नॉलेज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर से ये 3 गलत हो के पहला ऑप्शन ही बचता। बट हाउएवर हम लोग मोल्स में देखेंगे कि एक मोल ऑफ गैस में इतना ही वॉल्यूम होता है, सेम वॉल्यूम होता है, 24 होता है बेसिकली। काइंडली रिमेंबर दिस, इसको लिख लें नोट्स में कि एक मोल ऑफ गैस में हमेशा 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। एट द गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बात पीरियोडिक टेबल में भी लिखी हुई है। यस, ये देखें, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज़ 24 डेसीमीटर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसने भी यही बात की है कि यहाँ लिखा हुआ भी है, उसने भी यही बात की है कि एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई एक टेम्परेचर का प्रेशर। सही बात है ये। राइट, 8 देखते हैं। The diagram shows an apparatus used to compare rates of diffusion at which level position did a white deposit of ammonium chloride form। जब ये HCl है और ये अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 और ये HCl, जब अमोनिया और ये कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं NH4Cl। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ N एक दफ़ा था, मैंने इसको एक दफ़ा लिखा। यहाँ पे 3 थे और ये एक था, ये 4 हो गए, मैंने यहाँ 4 लिखा। और ये एक Cl है, मैंने इसको एक Cl लिखा।
तो बेसिकली ये अमोनियम, दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और इसके वाइट जो है ना वो डिपॉजिट होता है, वाइट टाइप का ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये आगे चलना शुरू करेगा और यहाँ, अब जाहिर सी बात है ये लेट से कॉटन है कोई भी, इसमें हमने अमोनिया गैस को सोक किया हुआ है, उसमें हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को सोक किया हुआ है। दोनों गैसेस हैं, गैसेस में डिफ्यूजन होती है, ये डिफ्यूज़ होगी, ये आगे को इधर चलेगी और ये इधर चलेगी। अब वो ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि किस पोजीशन पे ये दोनों रिएक्ट करेंगी और वो अमोनियम क्लोराइड बनाएंगी, जिसकी वजह से वो वाइट टाइप का कुछ डिपॉजिट पीपीटी बनेगा। वो कौन सी जगह है, क्योंकि ये डिफ्यूजन का क्वेश्चन है, यहाँ पे बता भी दिया उन्होंने। अमोनिया का हमने बताया कि अमोनिया का एम आर इज़ 17, 14 नाइट्रोजन का और 1 हाइड्रोजन का, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, तो 3 + 14 इज़ 17। HCl का भी अभी हम ऊपर निकाल के आए थे, 1 हाइड्रोजन का और 35.5 उसका, 36.5। यू कैन सी के 17 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 34। और जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है इसका डबल से भी ज़्यादा है, इसका 36 है। मतलब अमोनिया के MR को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी नहीं आएगा इसके बराबर, मतलब ये डबल से भी ज़्यादा है। तो अमोनिया ऑब्वियसली जल्दी डिफ्यूज़ होगी, वो यहाँ पर भी आ जाएगी, यहाँ पर भी अच्छा, अब नाउ इनको एग्जामिनर को ज़रा चेक करें। एग्जामिनर ने जो ये वर्टिकल लाइंस दी हैं ये बिल्कुल एक लेट से ऐसे ही नहीं दे दी उन्होंने, सोच के दिए कुछ। अब ये पूरा इस रेक्टेंगल का बॉक्स है ना, मैं बना देता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल का बॉक्स है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। राइट, इस रेक्टेंगल के बॉक्स का जो मिडल है वो C है। अगर मैंने C पे देखें वर्टिकल लाइन बनाई है तो जो लेफ़्ट है और राइट आई थिंक सेम है, राइट। तो हमें तो ये पता है कि अगर ये हाइड्रोजन क्लोराइड D पर भी आ जाएगा तो अमोनिया तो बहुत जल्दी यहाँ इसको क्रॉस कर लेगा, क्योंकि डबल से भी ज़्यादा है ना इसका वेट, तो ये तो बहुत आराम से आएगा। ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड विल ट्रेवल रियली स्लोली, बहुत आराम से आएगा, अमोनिया बहुत जल्दी आएगा। तो अगर C इज़ इन द मिडल, C मिडल में, तो C पे अगर बनता वाइट पीपीटी, दैट मीन्स कि जो हाइड्रोजन है HCl उसका MR बराबर है NH3 के, राइट। अगर इन दोनों का सेम होता तो ये सेम टाइम पे ये भी यहाँ पहुँच जाता और ये भी यहाँ सेम टाइम पे पहुँचता और यहाँ पे हमें वाइट पीपीटी दिखता। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड का कम है, सॉरी ज़्यादा है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा कम ट्रैवल करेगा और अमोनिया ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आंसर D होगा। और A और B तो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि A और B का मतलब ये है कि अमोनिया की साइड पे बन रहा है, दैट मीन्स कि अमोनिया थोड़ा हैवी है, अमोनिया को टाइम लग रहा है आने में, एंड दैट इज़ नॉट ट्रू। अमोनिया तो 17 है, वो तो जल्दी पहुंचेगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई ऐसा होता जिसका MR अमोनिया से कम होता, लेट से स्लाइटली कम होता, 15 होता या लेट से 14 होता, तो फिर B पे बनता है कि अमोनिया भी थोड़ा स्पीड में आ रहा है लेकिन उससे भी कम है इसका, तो ये तो और ज़्यादा आएगा। मिडिल में तो हरगिज़ नहीं बन सकता, मिडिल का मतलब ये दोनों का सेम MR है, तो ऑब्वियसली एक का जब कम है तो वो ज़्यादा आएगा दूर, ठीक है, तो B पे बनता। हाँ, अगर अमोनिया 17 और कोई एक आ जाए 2, लेट से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है H2, तो वो तो और स्पीड में आएगी, ये तो हल्के हल्के आ रहा होगा और ये उससे भी जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, ये वेट करेगी कि ओके अब आ रहा है, तो यहाँ पे फिर वेट नहीं डिफ्यूज़ होगी लेकिन फिर वो भी आ जाएगा, तो यहाँ पे A पे बनता फिर। तो जितना हैवी होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा डिफ्यूज़ होने में, उतना ही उसी के करीब रिएक्शन होगा, ठीक है। हैवियर विल मैं ये लिख रहा हूँ, रिएक्शंस
will happen on heavier MR साइड। जिसका MR ज़्यादा होगा उसी की तरफ रिएक्शन होगा, क्योंकि वो उतने हल्के से आएगा, दूसरा तो और तेज़ी से आ जाएगा, तो उसी की तरफ हो रहा है। एज यू कैन सी इसी की तरफ हो रहा है। मिडिल में तो नहीं होगा, क्योंकि मिडिल में तो दोनों का MR सेम होना चाहिए, इस वजह से। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स वाई गैसेस प्रोपेन। अब इन्होंने प्रोपेन कह दिया, कभी मीथेन, फिर ब्यूटेन, अब प्रोपेन भी कह दिया। प्रोपेन इज़ ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, और देखेंगे इसको भी। अच्छा, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई गैसेस प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ एट द सेम रेट एट रूम टेम्प। मतलब ये कह रहे हैं ये दोनों गैसेस क्यों साथ डिफ्यूज़ होती हैं, मतलब सॉरी नॉट साथ, एट द सेम रेट। मतलब अगर मैंने एक स्क्वायर में लेफ़्ट साइड, एक स्क्वायर रूम में मैंने लेफ़्ट साइड पे प्रोपेन रख दिया और राइट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड रख दी, तो सेंटर में दोनों एक साथ ही पहुंच जाएंगे। एक ही टाइम पे अगर मैं इन दोनों को रिलीज़ करूं तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ऐसा क्यों? तो अगेन डिफ्यूजन का सवाल है। डिफ्यूजन में MR हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका MR क्या होगा? 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का कितना होता है? 12। 3 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दें 3 से। अच्छा, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, कुछ नहीं होने का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 और मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8, 44 आ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का कितना? 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना आ रहा है? अगेन 44। देखें दोनों का MR सेम है, ऑब्वियसली दोनों का MR सेम है, इसी वजह से तो सेम डिफ्यूज़ हो रहा है, उनका रेट ही सेम है। तो दे हैव द सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास MR, दैट इज़ ट्रू। डी बोथ आर डेंसर देन एयर। ये बात तो सही है, लेकिन डेंसर देन एयर से डिफ्यूजन का कोई वो थोड़ी है कनेक्शन। तो फिर भी डिफ्यूज़ तो होंगे फिर भी, लेकिन ये थोड़ी बता रहे हैं कि सेम रेट पे हो रहे हैं। और रूम टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब रूम टेम्परेचर है और प्रेशर सेम है, ठीक है। बोथ कंपाउंड कंटेन कार्बन, इससे भी कोई बात नहीं, ये तो ट्रू है, लेकिन दिस डज नॉट एक्सप्लेन कि डिफ्यूजन जल्दी हो रही है। बोथ मॉलिक्यूल्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, ये बात भी सही है, लेकिन अगेन इससे ये नहीं पता चल रहा कि वो डिफ्यूजन हो रही है। A drop of liquid bromine is placed in the bottom of a gas jar। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक गैस जार है और उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि लेट से एक गैस जार है, उसमें हम लोगों ने एक ड्रॉप ऑफ ब्रोमीन डाल दिया। मैंने एक लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉप ऑफ यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिया, एक ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। लेट से एक ड्रॉप डाल दिया। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन वेपर स्लोली स्प्रेड थ्रू द कवर्ड गैस जार। अच्छा, वे कह रहे हैं कवर्ड है ये, मैंने इसको कवर कर दिया। जब मैंने इसको कवर किया तो उन्होंने क्या कहा कि जो फ्यूम्स हैं ये बेसिकली ब्राउन है, तो ब्राउन फ्यूम्स स्प्रेड होना शुरू हो गए थ्रू आउट द गैस जार। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन वेपर बन गया, जिसकी वजह से वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो गया। वाई दिस हैपन्स, ऐसा क्यों हुआ? डिफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से मॉलिक्यूल्स, आइटम्स, जो भी हम लोग पार्टिकल्स कह रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली। हमें ये बात पता है कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं,
and randomly. पार्टिकल्स, क्योंकि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में ये बात पता चलती है कि रैंडम होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं, तो हमेशा इन मोशन होते हैं, हमेशा घूम रहे होते हैं। तो ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले गए, एयर जो है वो ऊपर नीचे मतलब मिक्स हो रही है, तो इस वजह से पूरे थ्रू आउट द जार ब्राउन फ्यूम्स चले गए, क्योंकि कवर्ड है तो और तो कहीं जा नहीं सकते, तो बस इस पूरे जार में ही फिल हो गए, राइट। और तो कोई रीज़न नहीं है डिफ्यूजन का, यही है क्योंकि वो पार्टिकल्स एक जगह पे रुकते नहीं है, वो मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एयर के भी मूव कर रहे हैं, तो वो मिक्स हो गए। नाउ लेट्स रीड, ब्रोमीन वेपर इज़ लेस डेंस देन एयर। अगर लेस डेंस है तो फिर ब्रोमीन को ऊपर होना चाहिए सिर्फ, और एयर को नीचे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो ये क्या कह रहा है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन वेपर स्लोली स्प्रेड थ्रू द कवर्ड गैस, थ्रू द कवर्ड गैस जार, मतलब पूरे ओवरऑल गैस जार में थ्रू फैल गए। दिस इज इनकरेक्ट। ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स इन एयर आर ऑलवेज मूविंग अराउंड। दिस इज करेक्ट, दोनों ही मूव कर रहे हैं। ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर दैन द मॉलिक्यूल्स इन एयर। इसका क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूल्स बड़े हों छोटे हों, डिफ्यूजन तो फिर भी होगी, और डिफ्यूजन की ही वजह से वो लोग मतलब जो फ्यूम्स हैं ऊपर तक जा रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, एंड दैट इज़ द थिंग उसने बोली है। अच्छा, इसको अंडरलाइन कर लिया करें, व्हाट ही आस्क्ड, ठीक है, व्हाट ही आस्क्ड उसको अंडरलाइन कर लें। ही आस्क्ड दिस कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन वेपर जो है वो स्लोली स्प्रेड हो रहा है, ताकि हम लोग ऑप्शंस पढ़ते वक्त हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो। और फिर इसको भी अंडरलाइन कर लिया करें, हाईलाइटर तो यूज़ मतलब नहीं होता, इट इज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन, तो पेंसिल से या फिर पेन से आप इसको मार्क कर लें ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे बात तो ठीक लिखी भी होती है लेकिन क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं होती, दिस इज़ इररेलेवेंट, ठीक है। हमें तो बेसिकली ये करना है कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन वेपर स्लोली स्प्रेड हो रहे हैं, तो स्प्रेड तो हो रहे हैं, अब स्मॉल हो इससे क्या स्प्रेडिंग रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बात है, ताकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। वाई डज दिस हैपन, वो यही पूछ रहा है, और तो कुछ नहीं पूछ रहा, वो ये नहीं पूछ रहा है कि क्या छोटे हैं या बड़े हैं मॉलिक्यूल्स। ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर दैन दी मॉलिक्यूल्स इन एयर, क्यों, दोनों ही गैस हैं, और दोनों ही गैस हैं, दोनों की स्पीड में मूव करते हैं, और दोनों ही रैंडम है, और दोनों ही कंटिन्यूस हैं, तो ये तो कोई रीज़न नहीं है कि वो जो है वो कोई एक ज़्यादा फास्ट है कोई एक कम फास्ट है। हाँ, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता तो अगेन एयर भी है ना, यहाँ पे एयर के भी मूव करते फास्ट, ब्रोमीन के भी फास्ट मूव करते। हाँ, अगर ऐसा होता कि एयर एक जगह पे और ब्रोमीन एक जगह पे, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ कर दिया, तो अब फिर एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आती है काइनेटिक, जिसकी वजह से वो फास्ट मूव करते हैं। वो खैर अलग सिनेरियो है, इसमें तो कुछ ऐसा बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, जैसा इन एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। तो दोनों ही सेम रेट पे मूव कर रहे हैं, दोनों ही मिक्स हो गए, छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स के साइज़ से कोई रिलेशन नहीं होता डिफ्यूजन का, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एमआर, वेट कितना होता है। और फ़िलहाल तो ये कवर्ड है, और इसमें कुछ फास्टर या स्लोअर की बात नहीं कर रहा वो, उसने हमें टाइम भी नहीं बताया कि कितने टाइम में हुआ, बस उसने बोल दिया कि ये होने के बाद स्लोली यहाँ पे बताया स्प्रेड थ्रू द कवर्ड जार, तो स्लोली वो स्प्रेड हो गए थ्रू द कवर्ड जार, गैस जार। What correctly describes the molecules in very dilute sugar solution at room temperature? room temperature है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहे, और एक शुगर का सॉल्यूशन। अच्छा, रिमेंबर कुछ प्रीवियस MCQs में एक कप ऑफ टी हुआ करती थी, उसमें हम लोग शुगर डाला करते थे, तो उन्होंने पूछा था कि कौन से दो प्रोसेस हैं जो होते हैं, तो सबसे पहले डिज़ोल्विंग होती है और फिर डिफ्यूजन होती है। और यहाँ पे वेरी डाइल्यूट का मतलब ये है कि लेट्स से शुगर को हमने उसी कप ऑफ टी में डाला है, ठीक है। अच्छा, नहीं उन्होंने बता दिया वाटर है, हाँ चलो ठीक है, उसी कप ऑफ टी में हमने डाला है कप ऑफ टी, क्योंकि टी भी वाटर से ही बनती है, कोई इशू नहीं है। सेम कप ऑफ टी है, उसमें हमने शुगर को डाल दिया। अब पहले क्या होगा, शुगर डिज़ोल्व होगी, डिज़ोल्व का मतलब वो ब्रेक होगा, एक जो लंप है उसका, एक जो स्क्वायर बड़ा सा है
वो बेसिकली टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में पहले ब्रेक होगा और फिर उसके बाद वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा इन थ्रू आउट दी कप ऑफ टी, जिसकी वजह से स्वीटनेस हर जगह आ जाएगी इन एवरी सिप। ठीक है, तो वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? कप ऑफ टी हैज़ मोर वाटर एंड लेस शुगर। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है? कंसनट्रेटेड का मतलब ये होता है जैसे कोई भी एक जगह है उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक शॉप है वो बहुत कंसनट्रेटेड है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो दिस इज़ कंसनट्रेटेड। अगर वाटर कम हो, जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्वेंट है वो कम हो, और जो भी चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं, जो भी सॉल्यूट है, बेसिकली दो टर्म्स होती हैं, एक होती है सॉल्यूट और एक होती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होती है जिसमें हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हैं, जैसे वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट कोई भी चीज़ होती है जो डिज़ोल्व हो रही है, डिज़ोल्विंग। और ये होती है जैसे कोई भी वाटर है इस टाइप के, या कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट बेसिकली क्या है? कोई भी एक सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो सॉल्वेंट बेसिकली कोई डिज़ोल्विंग के लिए हो गया, और ये बेसिकली एक सब्सटेंस है जो कि डिज़ोल्व होता है। लेट्स से ये डिज़ोल्व होता है, ओके हाँ ये ठीक है, ये डिज़ोल्व होता है और ये डिज़ोल्विंग के लिए यूज़ होता है। फिर इनसे जो बनता है वो एक सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वेरी डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब यही दो चीज़ें होती हैं। को कंसनट्रेटेड का मतलब होता है वाटर लेस होगा, शुगर मोर होगी, मतलब जो सॉल्यूट होगा, जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो ज़्यादा होगा, और जो चीज़ जिसमें हम डाल रहे हैं वो चीज़ कम होगी। लेकिन अभी उसने कहा डाइल्यूट है, और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्वेंट ज़्यादा है, मतलब जिस चीज़ में हम डाल रहे हैं वो बहुत है, और सॉल्यूट कम है, जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो बहुत कम है। डिज़ोल्व्स कम है, डिज़ोल्विंग ज़्यादा है। अब वो क्या पूछ रहे हैं? विच करेक्टली डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल्स इन वेरी डाइ। ओके, क्या शुगर के मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर होंगे? क्यों क्लोज टुगेदर होंगे? एक तो सबसे पहली बात डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट का मतलब ये कि जो भी वाटर है कप ऑफ टी में वो बहुत ज़्यादा है और शुगर बहुत कम है, तो वो दूर दूर होंगे। पहली बात शुगर तो वो हो जाएगी ना, डिसॉल्व हो जाएगी कप ऑफ टी में, जिसकी वजह से वो तो वैसे ही ब्रेक होके, जो लंप ऑफ शुगर है वो ब्रेक होके डिज़ोल्व हो जाएगा। और क्योंकि वाटर इसमें वैसे ही ज़्यादा है, तो लेट से इतना सारा वाटर है और एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो अब ये देखें क्या एक करीब है? नहीं, दे आर वाइडली स्प्रेडेड, जिस तरीके से ऑप्शन में लिखा हुआ है, या दूर दूर है। तो क्लोज टुगेदर तो हरगिज़ नहीं है, और वाइडली स्प्रेडेड है। अच्छा, डी में एक नई बात कर रहा है, नॉट मूविंग। नॉट मूविंग तो हो ही नहीं सकता, रैंडमली मूव कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो बी होगा या सी होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या ख्याल है? वाटर मॉलिक्यूल्स किस टाइप के होंगे? करीब होंगे, दूर होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, वाटर ज़्यादा है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, और बहुत सारे हैं तो इसका मतलब वो करीब करीब होंगे, और रैंडमली मूव कर रहे होंगे ऑब्वियसली। ये तो नॉट मूविंग, ये तो अगेन गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन ए नॉट मूविंग तो हो ही नहीं सकता ना, एक ये और ये तो वैसे ही गलत हो गए, सी और डी तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, बचता ए और बी। बी में और ए में ये दोनों ऑप्शन सेम है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारा वाटर लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो
इसी तरीके से वो वाटर में, और वैसे भी वाटर में एक रिमेंबर कि हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन वाटर वो करीब होते हैं या दूर होते हैं। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड हम लोग कहते हैं कि दूर होते हैं, जो कि होते हैं, रियलिटी है। लेकिन इन जनरल अगर उसकी बात हम अकेले करें तो वो करीब होता है, ठीक है, इतने भी नहीं बट होते हैं। और यहाँ पे तो जो है वो वाटर बहुत सारा है, तो सारा वाटर है बहुत सारा, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी वजह से वो क्लोज हैं। और शुगर बहुत कम है, वो डिज़ोल्व भी हो जाती है, तो वो दूर दूर है। रैंडमली तो दोनों ही मूव कर रहे हैं। 12, a mixture containing equal volumes of two liquids that mix completely but do not react together is placed in the apparatus shown and heated until the thermometer first shows a steady reading। ये क्या चीज़ है? ये है वो डिस्टिलेशन, इसे डिस्टिलेशन कहते हैं, जो कि प्रीवियसली आ चुका है। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें दो लिक्विड्स होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग लिक्विड्स ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि दो, यहाँ ये फ्लास्क है, इसके अंदर हमने दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया। अब हम इसके हीट दे रहे हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ऑब्वियसली लिक्विड है ये, और ये लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ऊपर जाएगा और जाएगा, ये थर्मामीटर को टच करेगा, थर्मामीटर रीडिंग शो करना शुरू कर देगा जब हीट जाएगी उस यहाँ तक, और फिर ये इवेंचुअली यहाँ जाएगा और इस कंडेंसर से पास होगा। दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसर। ये जो चीज़ है दिस इज़ कंडेंसर। कंडेंसर में कोल्ड वाटर यहाँ से आता है, यहाँ से सप्लाई करते हैं हम लोग, इस पूरे जो स्पेस होती है, मतलब यहाँ बीच में नहीं, बीच में तो वो गैस जारी होती है, लेकिन इस पूरे जो ये इसको जो है वो स्पेस होती है, इसको फिल कर देता है कोल्ड वाटर, यहाँ से फिर हॉट होके निकल जाता है, फिर कोल्ड आता है, फिर ये हॉट निकल जाता है, कोल्ड आता है, हॉट होता है। कि ये कोल्ड यहाँ से आ रहा है, हॉट यहाँ से जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गैस होते हैं ये जाहिर सी बात है हीट होते हैं, हीट हुए हुए होते हैं, हीट दे रहे होते हैं हम लोग, तो ये हीट से आते हैं और ये अपनी हीट इस वाटर में लॉस कर देते हैं। जब इस वाटर को लूज़ करते हैं एनर्जी, तो ये कूल हो जाते हैं। जब ये कूल होते हैं तो गैस यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से हम ये देखें लिक्विड कलेक्ट करते हैं, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं। सो दो लिक्विड यहाँ पे मिक्स होते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है वो वेपर बन के गैस बन के ऊपर जाता है, सॉरी वेपर वही गैस को ही कहता है, ऊपर जाता है, और यहाँ से फिर इससे जब पास हो रहा होता है तो अपनी एनर्जी लूज़ कर लेता है, क्योंकि ये रीजन कोल्ड होता है ना, क्योंकि कोल्ड वाटर आप डाल रहे हैं तो ये कोल्ड वाटर से फिल हुआ होता है, ये अपनी एनर्जी इसको लूज़ करता है और ख़ुद वो गैस से लिक्विड बन जाता है, कंडेंसेशन होती है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसर। यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, लिक्विड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, फिर इवेंचुअली हम लोग लिक्विड को कलेक्ट कर लेते हैं इस फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं इसे कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। ये बेसिकली वो हैं इक्विपमेंट्स हैं केमिस्ट्री लैब के, और ये होता है राउंड बॉटम फ्लास्क। बाकी ये तो कंडेंसर होता है, वो थर्मामीटर होता है, और ये डिस्टिलेशन कॉलम होता है। बेसिकली और ये रबर बंग होता है, ये लगाते हैं ताकि जब ये गैस हीट हो तो ये साइड से एस्केप ना हो जाए, ताकि ये इधर से ही जाएँ, इनके पास सिर्फ एक ही पाथ हो, यहाँ से जाएं फिर यहाँ से जाएं, इस वजह से यहाँ से भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया, इसको क्लोज़ कर दिया, यहाँ से जाके इवेंचुअली यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। दिस इज़ डिस्टिलेशन। में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक होती है, यहाँ पे बीट्स रखे हुए होते हैं,
तो खैर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन सेम ही होता है, बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि वो ऐसे लिक्विड यूज़ होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत करीब करीब होता है, वाइल डिस्टिलेशन में थोड़ा दूर दूर होता है। उसमें फिर यहाँ पे बीट्स रखे हुए होते हैं, राइट, यहाँ पे बीट्स होते हैं और स्मॉल होता है इनका डिफरेंस, ठीक है। बाकी ये डिस्टिलेशन है, इसमें नॉर्मल बस ये कनेक्ट हुआ होता है इस कॉलम के थ्रू इधर से, ठीक है, या नॉर्मल इसको आप स्ट्रेट कनेक्टिंग पाथ भी कह सकते हैं टू कंडेंसर। हाउएवर इसमें पूछा क्या है, अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम है, अगर एक का 2 लीटर है तो दूसरे का भी 2 लीटर है, और मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर बेसिकली एलिमेंट अलग होता है, कंपाउंड अलग होता है, मिक्सचर अलग होता है। एलिमेंट इज़ जस्ट मेड अप ऑफ एटम्स, एक सिंगल चीज़ है। कंपाउंड 2-3 एलिमेंट से मिलके बना होता है। मिक्सचर में बेसिकली मिक्सचर का मतलब होता है मिक्स कर देना, कोई भी 2-3 चीज़ लो और आप उसको मिक्स कर दो। वो केमिकली बॉन्ड नहीं होती, आपस में रिएक्ट नहीं करती, बस मिक्स हो जाती हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 लिक्विड दैट मिक्स कम्प्लीटली बट डू नॉट रिएक्ट टुगेदर is placed in the apparatus shown and heated until the thermometer first shows a steady reading। इसका मतलब क्या है, जब थर्मामीटर स्टेडी रीडिंग शो करेगा इसका मतलब ये है कि एक का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया। लेट से मैं इसको हीट कर रहा हूँ 20 डिग्री पे, अभी 20 से ये 30 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, और लेट से इसमें इन दोनों लिक्विड्स में से एक लिक्विड का 50 पे बॉयल होता है, वो 50 बॉइलिंग पॉइंट है उसका। 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। अभी जो थर्मामीटर है ये तो रीड कर रहा है, हीट तो जा रही है, तो ये 40 शो कर रहा है। अब अगेन ये 44 शो करेगा, कुछ देर बाद 46 करेगा, तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी स्टेडी नहीं है, स्टेडी मतलब एक जगह पे रहे, कांस्टेंट हो जाए। जब ये 50 पे आएगा तो फिर 50 ही शो करेगा। वाई, बिकॉज 50 पे फिर स्टेट चेंज हो जाएगा। 50 पे एक जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये थोड़ा स्टेडी हो जाएगा, 50 पे रहेगा। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगी कन्वर्जन उसकी गैस में, फिर ये आगे टेम्परेचर बढ़ेगा। जस्ट थिंक ऑफ इट दैट वे, सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ बस ये सोचें कि एक का बॉइलिंग पॉइंट जब रीच होगा वो उसी पे रहेगा, वो स्टेडी रीडिंग शो करेगा 50, थोड़ी देर तक 50 पे रहेगा। जब वो गैस बन जाएगी फिर लेट से अगले का 70 है तो फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिंपल। एट विच पोजिशन विल देयर बी द हाइस्ट प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो ये कह रहे हैं कौन सी पोजीशन इनमें से ऐसी है जो इन्होंने मार्क की हुई है, BCDA, इनमें से कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें जो लिक्विड है ऐसा लिक्विड हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई हो। 2 लिक्विड हैं, जाहिर सी बात है 2 लिक्विड हैं, 2 में से किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट तो दूसरे से हायर होगा, वो पूछ रहे हैं वो बताओ। और हाईएस्ट प्रोपोर्शन में हो वो लिक्विड, हाईएस्ट प्रोपोर्शन मतलब ज़्यादा वॉल्यूम हो उसका। नॉट टेल मी वन थिंग, यहाँ पे जो ए होगा, ए में तो वो वाला लिक्विड होगा जो कि कंडेंस हो चुका है, जो कि बॉयल हो चुका है, लिक्विड दैट इज बॉइल्ड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है, हैज़ अकर्ड। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हुआ है जब भी तो यहाँ से गैस बन के यहाँ पे गया, वो अलग बात है। यहाँ पे वाटर बन गया तो यहाँ पे वाटर कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बॉयल तो हो गया ना ये। तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हुआ? नहीं, ये तो वो वाला है जो सबसे पहले बॉयल हुआ है, यहाँ पे तो सबसे पहले वो जाएगा। बी पे क्या हो रहा है, बी पे तो वो, अब बी में गैस, ये ठीक है, ये गैस है, तो बी पे तो गैस होगी जो कि जा रही होगी। अगेन वो गैस जाहिर सी, ये लिक्विड है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस हैज़ गैस, लिक्विड से वो, और ये लिक्विड है, तो लिक्विड से वो गैस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, मतलब बॉइलिंग हो रही है। और ये उस कौन सा गैस होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो बी भी नहीं हो सकता। वो ये पूछें हायर गैस का, और जिसका हायर है बॉइलिंग पॉइंट वो जाहिर सी बात है देर से होगा, पहले वो वाला होगा जो कि जिसका कम है।
तो वो कहाँ कहाँ कलेक्ट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि वो लिक्विड से गैस में बन चुका है, राइट। फिर एक और चीज़ है सी और डी। सी में और डी में क्या है, अच्छा होता बेसिकली ये कि ये हो रहा है लिक्विड बेसिकली बॉयल होके गैस बन रहा है, दैट्स इट। जो 50 डिग्री पे होना था ना वो हो रहा है, और एक है 70 डिग्री वाला। 50 वाला टेम्परेचर रीच हो गया, अब वो गैस बन रही है, गैस बन के ऊपर जा रही है। और जो 70 डिग्री वाली है वो उसका अभी रीच हुआ नहीं है, जो वो है बॉइलिंग पॉइंट उसका अभी रीच नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है वो कहाँ, इधर ही रहेगी, इस फ्लास्क में रहेगी, राउंड बॉटम फ्लास्क में, वो तो कहीं और जाएगी नहीं। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा होगा वो डी में होगा। डी क्यों करेक्ट है, क्योंकि डी में वो वाला होगा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में रीच होगा, जिसका हायर है। उसने हाईएस्ट प्रोपोर्शन कहा था ना, तो सबसे ज़्यादा तो डी में ही होगा ना इधर। ओके, जो इन्होंने ये एक्स बनाए हुए हैं वो बेसिकली ग्लास बीड्स हैं। आई वाज वंडरिंग कि ये एक्स क्या है, ये आई थिंक ग्लास बीड्स है। दिस एक्सप्लेन सी कि वो बेसिकली ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही है, ठीक है। इन्होंने डिस्टिलेशन नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। एंड इफ दिस इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दैट मीन्स इन दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत करीब होगा, और इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। तो बेसिकली यही है कि अभी भी वही सिनेरियो तो वही है कि इसको हीट करें, जिसका बॉयल, लेट्स से मैं एग्जांपल ले ही लेता हूँ, इथेनॉल है या चलें, हाँ चलें इथेनॉल ही ले लेते हैं। इथेनॉल है, उसको लेट से वो 70 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, और वाटर है वो वी ऑल नो 100 पे हो रहा है। हीट करते करते 70 रीच हो गया, 70 थर्मामीटर शो कर रहा है, स्टेडी है। अब वो लिक्विड से गैस में बनना शुरू हो गई इथेनॉल, वो गैस में बनना स्टार्ट हुई, अब वो गैस वेपर ऊपर जा रहे हैं। ये ग्लास बीड्स है ना, ये थोड़े कूल होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं, इस पर हिट करेंगे, लेकिन अब तो गैस बन चुके हैं ये इनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये आराम से इधर से जाएंगे, इधर कंडेंस होंगे और यहाँ लिक्विड में कलेक्ट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम 70 पे जो वाटर होगा उसके मॉलिक्यूल्स भी कुछ एनर्जी गेन करेंगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। हाँ, इतनी नहीं कर पाएंगे कि वो कम्प्लीटली गैस बन जाए, लेकिन वार्म तो हो जाएंगे, और थोड़े थोड़े जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। लेट्स से थोड़ा थोड़ा गैस बनना शुरू, थोड़ा इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, लेट्स से, या इवेपोरेट को छोड़ें, यू माइट गेट कंफ्यूज। लेट्स से बस थोड़े थोड़े यहाँ से पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो स्केप हो जाएंगे, गैस में थोड़े कन्वर्ट हो जाएंगे। बट वंस दे हिट दिस ग्लास बीट, तो क्योंकि ग्लास बीट कूल होती है, बेसिकली होगा क्या कि इस पे हिट करने के बाद वो कंडेंस हो जाएंगे, वो वापस से लिक्विड बन जाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो रीच हुआ नहीं जिस पे वो कम्प्लीटली 100% गैस बन जाए, ठीक है। कुछ तरह से हायर एनर्जी थी जिसकी वजह से वो चले गए ऊपर वार्म होके, लेकिन अगेन वो कूल ग्लास बीट्स को हिट करने के बाद वो कंडेंस हो गए, और वो यहाँ सी में जो दिखा रहे हैं ना लिक्विड है बेसिकली, वो कंडेंस हो के वापस नीचे गिर रहे हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स दिखा रहे हैं उनके जो गिर रहे हैं इसमें, और ये सी में छोटा सा ही दिखाया हुआ है। तो अगेन सी इज़ एन ऑप्शन with liquid of higher बॉइलिंग, मतलब सी में वो लिक्विड है मौजूद है जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन उसने एक और बात देखी है, वाओ एग्जामिनर इज़ रियली ट्रिकिंग अस, कि हायर बॉइलिंग पॉइंट भी होना चाहिए और हाईएस्ट प्रोपोर्शन भी होना चाहिए। तो सी में एक बात तो है कि वो लिक्विड मौजूद है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लेकिन क्या हाईएस्ट प्रोपोर्शन है, क्या ये ज़्यादा नहीं है, तो इतना स्मॉल है, इतना सा है बेसिकली। ज़्यादा तो ये लिक्विड जो यहाँ पे गिर रहा है, और फिर गिरने के बाद जो ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गिरने के बाद इधर इसमें जा रहा है, और फिर इसमें जो बचेगा
वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन में होगा। डी ये रिप्रेजेंट करे इस फ्लास्क में जो ये गिर रहा है ना, ये बेसिकली वो हैं ज़्यादा, इनकी क्वांटिटी हायर प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होगा। 100 तो रीच हुआ नहीं है, अभी टेम्परेचर 70 है, तो मोस्टली तो लिक्विड ही होगा। कुछ जो इवेपोरेट हुए हैं वो हिट होके वापस से कंडेंस होके गिर रहे हैं इधर। वंस 100 रीच होगा तो फिर ये भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा कम्प्लीटली। ये भी जाएगा, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, इस पर हिट होने के बाद भी वो नहीं रुकेंगे और यहाँ से लिक्विड होके ये कलेक्ट हो जाएंगे। सो दिस वॉज 12 और ये पार्ट डी था। नेक्स्ट टाइम इसके फर्दर मोर क्वेश्चंस करेंगे P1 के। फिर आई विल लुक के और कोई MCQs हैं और कोई टॉपिक मतलब इस चैप्टर के अगर होंगे तो वी विल डू P1 अगेन, वरना फिर P2 करेंगे एंड देन नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह। सो यस, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक्स।